नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे घटना चक्र पॉलिटिको, जिसे अभी तक हमने दो भाग में बांटकर देख लिया है। उसी श्रृंखला में ये तीसरा पार्ट है और इसे हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो भी लोग पहले दो पार्ट को नहीं देख पाए हैं उनसे निवेदन है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको उन दोनों पार्ट्स के लिंक अवेलेबल होंगे, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं पार्ट थर्ड को, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स के बारे में है। जिसमें पहला क्वेश्चन बन रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किया गया किस लिए? तो सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करने के लिए। देखिए, ये चीज़ आपको यूं ही समझ में नहीं आएगी, आपको ये जानना होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या क्या चीज़ें उल्लिखित है। ठीक है, तो आपको भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल मिलेगा और इसका वर्णन 36 से आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। जिसमें जो आर्टिकल 36 है, 36 स्टेट को डिफाइन करता है, अर्थात जो स्टेट होंगे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने वाले होंगे उनके बारे में यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। ये उसी तरह से आप कह सकते हैं इसको, जैसे आर्टिकल 12 जो फंडामेंटल राइट्स जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें स्टेट जो था, स्टेट को डिफाइन किया गया था आर्टिकल 12 के माध्यम से। सेम चीज़ आपको 36 में मिलेगा। आर्टिकल 37 में ये बताया गया है, जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, या जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा, अर्थात ये नॉन जुडिशियल है। ठीक है, 37 में लिखा हुआ। आर्टिकल 38 में लोक कल्याण की अवधारणा यहाँ से निकल कर आती है, अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना या लोक कल्याण करना, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का उद्देश्य है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ से निकल कर आ रहा है आर्टिकल 38। ठीक है, इसके अलावा भी है, आप जो इनके प्रावधानों को पढ़ेंगे तो आपको कई सारे जो लोक कल्याण की अवधारणा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे अब आर्टिकल 39 को लीजिए, 38 हमने देख लिया, आर्टिकल 39 में ए, बी और सी है, 3 पार्ट है। तो ए में है जो है, इसमें समान और निःशुल्क जो विधिक सहायता है उसके बारे में बताया हुआ है कि जैसे मान लिया कोई एक गरीब व्यक्ति है, वो अपने अधिकारों की पूर्ति करने के लिए कोर्ट में अपना अपील दायर करता है, लेकिन वो एक अच्छे वकील को हायर नहीं कर पाता है या वकील नहीं मिल पाता है, तो उसे उस गरीब व्यक्ति को सरकार वकील प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 39A में, विधिक सहायता प्रदान करती है गवर्नमेंट सरकारी वकीलों के माध्यम से। और आर्टिकल 39B, इसमें जो सार्वजनिक धन है उसका उपयोग इस तरह से हो ताकि सार्वजनिक जो हित है उसकी पूर्ति हो सके, अर्थात ये वेलफेयर की संकल्पना यहाँ से भी निकल कर आ रही है। और सी, 39C में इसमें बताया हुआ है धन का समान वितरण, यहाँ से समाजवादी लक्ष्य जो है हमारा वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया 39A, 39B, 39C। अब देखेंगे आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन किया हुआ है। जो ग्राम पंचायत के गठन होते हैं वो आर्टिकल 40 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के पार्ट है। ठीक है, आर्टिकल 41 में काम के बारे में बताया हुआ है कि सरकार या जो स्टेट है वो लोगों को काम प्रोवाइड करे। इसी के तहत आपको मनरेगा जो मिल रहा है, मनरेगा में काम जो मिला है लोगों को, वो आर्टिकल 41 को इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, 41 हो गया। आर्टिकल 42, काम तो मिला है लेकिन वहाँ की दशाएं कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, क्या कोई प्रसूति महिला है उसके लिए वहाँ पर कोई विशेष उपबंध किया गया है, या जहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं वहाँ पर जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति हो रही है, पानी है, शौचालय है, हवा, क्या प्रॉपर हवा वेंटिलेशन सिस्टम, वेंटिलेशन है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये काम की दशाओं के बारे में बताया हुआ है 42 में। आर्टिकल 43 में यह है कि काम तो आप करा रहे हैं लेकिन क्या उसे जो न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए वो दे रहे हैं या नहीं। आर्टिकल 43 में न्यूनतम मजदूरी की बात की गई है। तो देखिए, मनरेगा में काम तो दिया गया 41 के तहत और उसके लिए न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित किया गया और काम की उचित दशाओं का भी वहाँ पे आपको उल्लेख मिलेगा। तो इस तरह से आर्टिकल जो 41 है, 42 है, 43 आप मनरेगा से समझ सकते हैं। ठीक है, 44 है अगला।
44 समान सिविल संहिता के बारे में बताता है, अर्थात कॉमन सिविल कोड जो है उसके बारे में चर्चा करता है। और ये काफ़ी एक विवादास्पद मुद्दा है। सरकार इस पर कोशिश कर रही है कि इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन उसकी बहुत सारी बाधाएं हैं। तो ये कभी मेंस में लिखने का हो तो आप इसके ऊपर आराम से तैयारी करके जाइए, क्योंकि ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक होता है समान सिविल संहिता। ये आर्टिकल 44 में मिलेगा। अब देखिए, इसको याद कर सकते हैं आप, 44 लिखते हैं तो ये समान है 4 तो इसको आप समान सिविल संहिता के रूप में याद कर लीजिए। अब आइए 45 नहीं 40, ये खत्म हो चुका है, ऑब्सोल्यूट हो चुका है। 46 में आते हैं। 46 में आपको मिलेगा एससी एसटी के लिए जो है, या कोई दुर्बल वर्ग है, उनके लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी उपाय स्टेट करेगी। एससी एसटी के लिए 46 में उल्लेख किया हुआ है। 47 जो है ये पोषाहार, जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पे चर्चा किया हुआ है 47 में। जैसे कोरोना आया था, कोरोना के बाद सरकार ने अपने नागरिकों को वैक्सीन दिया, तो वैक्सीन दिया, ये आर्टिकल 47 को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, अर्थात जो वैक्सीन मिला वो हमें आर्टिकल 47 के तहत मिला। ठीक है, अगला देखते हैं आर्टिकल 48 में जो है कृषि पशुपालन, इसके बारे में बताया हुआ है। इसी में 48 के भी है, मतलब ए भी है, 48A। इसमें पर्यावरण के बारे में चर्चा किया हुआ है कि पर्यावरण का संरक्षण और उसका संवर्धन, वन जीवों का संरक्षण, ये आपको 48 क में मिल जाएगा। अब आते हैं 49 में धरोहर जितने भी हैं हमारे देश में उनको संरक्षित करना, ये 49 में है। और आर्टिकल 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कार्यपालिका और विधायिका के पृथकीकरण की बात कही गई है। आपने मॉन्टेस्क्यू का नाम सुना होगा। मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथकीकरण का जो सिद्धांत है वही है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों की शक्तियाँ अलग अलग हो, नहीं तो यदि एक ही के अंदर ये शक्ति रहेंगी, अर्थात एक ही व्यक्ति के अंदर कार्यपालिका की भी शक्ति हो और व्यवस्थापक, लेजिस्लेशन और जो जुडिशरी, यदि तीनों ही रहेगा तो वो सर्वसत्ताधिकारी हो जाएगा और वहाँ पर ऑटोक्रेसी आ जाएगी। तो इसी कारण शक्तियों का पृथकीकरण किया गया। ये आर्टिकल 50 के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का वर्गीकरण किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपको मिलेगा आर्टिकल 51, जो अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है, गवर्नमेंट अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ करती है, ये आर्टिकल 51 के तहत करती है। इसके अलावा आपको मिल जाएगा आर्टिकल 350 में प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा दिया जाता है 350 के माध्यम से। और 351 में हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए ये यहाँ पे प्रावधान किया गया है 351 के तहत। तो ये हो गया हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स। इसे आप यदि देखें तो लोक कल्याण की जो अवधारणा है वो निकल कर आएगी। जैसे 38 में तो स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। यदि आप इसके मतलब अलग अलग बांट कर देखना चाहें तो आपको वितरण न्याय हमने बताया था, जैसे वितरण न्याय आपको मिल जाएगा 38, 39, 46, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। श्रम कल्याण के बारे में बताया हुआ है 41, 42, 43, तो इस तरह से कल्याण है। स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया हुआ 40 में, ठीक है। तो इसमें फिर आपको गांधीयन जो फिलोसफी है वो भी आपको मिल जाएगा, जैसे कुटीर उद्योग की स्थापना, ये गांधीयन फिलोसफी थी। तो इस तरह से आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पूरा देख सकते हैं, जिसका लक्ष्य है लोक कल्याण की स्थापना या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की पूर्ति करना। ठीक है, ये हमने डिटेल से स्टडी कर लिया यहाँ पर। अब हम क्या क्वेश्चन को आसानी से डील कर पाएंगे। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, अभी हमने चर्चा किया था। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी हमने देख लिया, और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही कथन है, तो ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही है। इन तत्वों के अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये हमने पढ़ लिया था, आर्टिकल 37 में ये चीज़ लिखा हुआ था। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, आर्टिकल 38 आपने देखा होगा। इसके अलावा और भी जो है उसमें हमने पढ़ लिया था, जैसे 39 समाजवादी, जो 39C है, यहाँ समाजवादी की संकल्पना आ रही है। पूरा 39 ही आपको यहाँ पर समाजवाद दिख जाएगा। समाजवाद की अवधारणा जो है कल्याण पर आधारित है, सर्व कल्याण पर आधारित है। ठीक है,
भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें प्राप्त होती है कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? वाद योग नहीं है, अभी हमने पढ़ा था, नॉन जुडिशियल है ये, अर्थात इसको लेकर आप कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। हाँ, आप फंडामेंटल राइट्स को लेकर आप कोर्ट में जा सकते हैं, वो जुडिशियल है। ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। समान कार्य के लिए समान वेतन हमने पढ़ा था 39C में आप देख सकते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंग है ये। भारत में पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई, आर्टिकल 40 ये काम लेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट में। राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन, आर्टिकल 40। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आर्टिकल 40 क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। 41 क्या है? काम, दशा और शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, हमने पढ़ाया था इससे। 44 समान सिविल संहिता और 48 कृषि और पशुपालन। कथन दिया हुआ मनरेगा दर अर्थ परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार। ठीक है, मनरेगा में 100 दिन का रोजगार की बात कही गई थी। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रविष्ट है, नहीं, भाग 3 में नहीं। रोजगार का अधिकार आपको मौलिक अधिकार नहीं है, रोजगार का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है, ना कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे हमने चर्चा किया था, मनरेगा का ही विभिन्न एग्जाम्पल लिया था, आर्टिकल 41, 42, 43। ठीक है, तो ये मनरेगा आपको मिलेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, ना कि भाग 3। आपको कहाँ मिलेगा? भाग 4 में मिलेगा आपको मनरेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का सही सुमेलन इस प्रकार है। आर्टिकल 51 से अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती है, हमने चर्चा किया था। 41 से काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। और 43 के उद्योगों के लिए कर्मकारों के उपबंध क्या है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार है। हाँ, देखिए 43 के जो है यहाँ पर क्या है? न्यूनतम मजदूरी का चर्चा हुआ था 43 में, उसी में 43 के जोड़ा गया, जिसमें क्या क्या कहा गया कि जो मैनेजमेंट है किसी कंपनी में जहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं, तो मजदूरों के का प्रतिनिधित्व भी यहाँ पे मैनेजमेंट में होना चाहिए, जो उनकी बातों को रख सके। उनका शोषण तो नहीं हो रहा, उन्हें प्रॉपर वेजेस तो मिल रहा है या नहीं, उनकी जो काम करने की दशा है वो सही है या नहीं। तो इस तरह से अपना प्रतिनिधित्व कर्मकार देंगे कहाँ पे? 43 के। ठीक है, तो ये लेबर राइट्स के बारे में बताता है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। 48 अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण को लेकर है, और 48 क्या था? ये कृषि और पशुपालन को लेकर का था। ठीक है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का उल्लेख है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में। विदेश नीति का संबंध है आर्टिकल 51 में। संविधान जिनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत है, बच्चे, स्त्रियों और जनजातियाँ, इनके विरुद्ध जो संविधान में ये उल्लेख किया हुआ है, उनके अधिकारों की संरक्षण की बात कही गई है, बच्चे, स्त्रियों और जनजातियों के बारे में। ठीक है, अब जैसे बच्चे का आपको मिल जाएगा 24 में। ठीक है, 14 वर्ष से कम बच्चे को आप कारखानों में नहीं लगा सकते। स्त्रियों के लिए आपको जैसे 42 में प्रसूति सहायता उपबंध के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, अब 46 में आपको ST के लिए मिल जाएगा। तो ये आर्टिकल सहित हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं मद्य निषेध, गौ संरक्षण, जैसे ये गौ संरक्षण कहाँ से आएगा? आपका आर्टिकल 48 से आएगा। पर्यावरण संरक्षण आएगा 48 के से आएगा या ए से। और मद्य निषेध, जैसे लोक स्वास्थ्य जो था, यदि मद पिएंगे या फिर जो, तो उससे क्या होगा? लोक स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो लोक स्वास्थ्य कहाँ पे चर्चा हुआ था? पोषाहार, जीवन स्तर को ऊंचा करना। अब जैसे जो ड्रिंक कर रहा है तो उसके जीवन स्तर, उसके परिवार के जीवन स्तर प्रभावित हो सकती है। तो आर्टिकल 47 यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने को प्रोटेक्ट करता है, या यहाँ पर स्टेट उसे डायरेक्ट करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत, 47 के तहत। ठीक है, अब जैसे बिहार में शराबबंदी लागू हुआ तो बिहार सरकार किसे इम्प्लीमेंट कर रही थी? आर्टिकल 47 को, ताकि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, उनके लोक स्वास्थ्य में वृद्धि हो सके। तो जो मद्य निषेध है बिहार में, आपको आर्टिकल 47 के तहत इम्प्लीमेंट दिखेगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार, ये हमने चर्चा किया था, जो फंडामेंटल राइट्स है, ये आप इसके लिए क्लेम कर सकते हो जुडिशरी में जाकर, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में
प्रतिबिंबित होता है। हमने बताया था ग्राम पंचायतों का जो गठन है आर्टिकल 40, यहाँ पर गांधीवादी सिद्धांत मिल जाएगा। कुटीर क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना ये गांधी जी का लक्ष्य था, तो ये आपको गांधीवादी सिद्धांत में मिल जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से जिसके बारे में संविधान शांत है, तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में यहाँ पे कहीं चर्चा नहीं की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो संविधान में बाद में जोड़ा गया, तो मुफ्त कानूनी सहायता ये बाद में जोड़ा गया, और ये आपको कहाँ मिल जाएगा 39 क में, ये 39 क में है मुफ्त कानूनी सहायता, जहाँ पे आपको सरकारी वकील मिलता है अपने केस को लड़ने के लिए, यदि आप एफर्ट करने की स्थिति में नहीं है, सक्षम नहीं है तो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, तो सूचना का अधिकार ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं था, और ना ही हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारा विधिक राइट है, और ये 2005 में आया हमारा आरटीआई। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, ये हमारा समान सिविल संहिता नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल तत्व में है, राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं से समान कार्य हेतु समान वेतन मिले, ये समान कार्य हेतु समान वेतन मिले, ये हमने चर्चा किया था। ठीक है, और आगे देखते हैं इसमें, जैसे 39 जब हमने पढ़ा था तो उसमें ये चीज़ था, जीविकोपार्जन हेतु साधनों का अधिकार और काम हेतु न्याय संगत मानवोचित दशा के बारे में हमने पढ़ा था आर्टिकल 42। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, ये बोला था केटी शाह ने। देखिए केटी शाह ने क्या कहा था, अब देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए आप स्टेट में जुडिशरी में आप नहीं क्लेम कर सकते कि ऐसे इम्प्लीमेंट किया ही जाए, मतलब स्टेट जब चाहेगी अपने हिसाब से उसे इम्प्लीमेंट करेगी। तो ये केटी शाह उसी पे ये एक कमेंट कर रहे हैं कि ये कैसा चेक है कि बैंक जब चाहेगा तभी आपको वो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अर्थात बैंक कौन, स्टेट, और चेक आपका है, लेकिन अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, और वो अदा तभी किया जाएगा जब स्टेट चाहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। मौलिक अब है मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कर्तव्य को रखा गया तीसरे स्थान पर। कर्तव्य कहाँ पे आपको दिख जाए, ये जो बताया हुआ है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने का मूल कर्तव्य रखा गया कहाँ पर, ये तीसरे स्थान पर मिलेगा। ये जो लाइन है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये जो मूल कर्तव्य हैं टोटल 11 है। मूल कर्तव्य टोटल कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, तो 11 में जो पहला कर्तव्य है उसमें यह है कि जो सभी नागरिक हैं वो संविधान का पालन करें। ठीक है, संविधान का पालन करें और उनके जो आदर्श हैं उनको और जैसे राष्ट्रगान हो गया उसका, राष्ट्रध्वज हो गया उसका सम्मान करें, ये हमारा पहला मूल कर्तव्य है। दूसरा में आपको दिखेगा कि जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे उनको उनका आदर किया जाए और उनसे हमें प्रेरणा लिया जाए, और उनकी जो प्रेरणा है उन्हें हृदय में संजोया जाए। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा मौलिक कर्तव्य 2 में। और तीसरा में मिलेगा भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने का आपको कहाँ पे मिल जाएगा, मूल कर्तव्य के तीसरे भाग में मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो मूल कर्तव्य है संविधान में आपको कहाँ मिलेगा, आर्टिकल, ये संविधान में मिलेगा आपको भाग 4 क में। ठीक है, और ये जो भाग 4 क में जो मूल कर्तव्य है ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से, कब, 1976 ईस्वी में। ठीक है, इसे याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। और इसके लिए एक कमेटी थी जिनकी अनुशंसा पर ये मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, उनका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर यहाँ पे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया भाग 4 क में, और हमारे टोटल 11 मूल कर्तव्य है। 3 की हमने अभी चर्चा कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या रहता है, उस हिसाब से हम आगे भी मूल कर्तव्यों का चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया अनुच्छेद 51A में। देखिए भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो अभी हम चर्चा कर रहे थे 1976 में, जो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया अनुच्छेद 51 के। अब देखिए जो 4 का है, भाग 4 का बता रहे थे कि मूल जो कर्तव्य है कहाँ मिलेगा, भाग 4 क में। ठीक है, और ये आर्टिकल क्या पड़ेगा यहाँ पर, आर्टिकल 51। ठीक है, तो आर्टिकल 51 के है, ये आर्टिकल 51 के या ये आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आपको मूल कर्तव्य दिखेगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया, तो स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर हमने चर्चा कर लिया। कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में, ये भी हमने चर्चा किया। भारत के संविधान का वह भाग जिसमें मूल कर्तव्य उल्लिखित है, भाग 4 का, ठीक है। भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन एक बाद में जोड़ा गया 11वां मूल कर्तव्य, और वो था कि जो माता पिता या संरक्षक जो हैं अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दें, अर्थात उन्हें स्कूल भेजें। ये माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, ये हमारे मूल कर्तव्य में शामिल है, ठीक है। और यही हमारा 11वां मूल कर्तव्य है। बाकी जो 10 था वो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान, अच्छा ये जो जोड़ा गया था 11वां मूल कर्तव्य, ये इसका संशोधन था 86। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका संशोधन क्या था? 86वां संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के प्राथमिक शिक्षा देना जो है उसके लिए भेजना स्कूल में, ये माता पिता का कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है, 51 का में हमने चर्चा कर लिया था। मौलिक कर्तव्य से संबंधित सही कथन है तो उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, और किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय सुनिश्चित करता है। ये सारी बातें हम जब मौलिक कर्तव्य या जो मौलिक कर्तव्य के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तब यहाँ पे चर्चा किया था हमने कि जो मौलिक कर्तव्य है उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, जैसे बढ़ाया गया आर्टिकल जो 11वां जो हमारा कर्तव्य है उसे बढ़ाया गया, और अस्पष्ट विधियों की व्याख्या में उसका हम उपयोग कर सकते हैं, एवं किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करने के लिए संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है तो उसे न्यायालय में निहित करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में मौलिक कर्तव्य है तो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। देखिए अब यहाँ से हम जैसे 3 जो मूल कर्तव्य था उसे हमने चर्चा कर लिया था, ठीक है। अब आते हैं हम चौथा पे। चौथा में क्या था? जैसे फिर से एक बार मैं बोलता हूँ। पहला में क्या था? संविधान उसका पालन करना और राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा में था जो राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय जो हमारे प्रेरक हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी उनका सम्मान करना। तीसरा में था हमारे प्रभुता अखंडता की रक्षा करना देश की। चौथा है देश की रक्षा करना, ठीक है। पांचवा आपको मिलेगा कि भारत के जो लोग हैं उसमें समरसता और भ्रातृत्व की भावना, बंधुता जो हम बोलते हैं प्रस्तावना में, तो बंधुता को बढ़ावा देना, ये आपको मिल जाएगा 5 में, ठीक है। 5 में क्या मिल जाएगा? बंधुता को बढ़ावा देना। छठा में मिलेगा जो हमारी सामाजिक संस्कृति जो है उस पर हमें गर्व करना और उसको संरक्षित करना। हमारी संस्कृति को की जो गौरवशाली परंपरा रही है उसे संरक्षित करना और उस पर गर्व करना, ठीक है। 7वां में आपको मिल जाएगा जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका संरक्षण करना। 8वां में मिलेगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। 10वां है व्यक्तिगत और जो सामूहिक गतिविधि है उस क्षेत्र में, मतलब हमें व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित होना, ये 10वां नंबर पर है। तो और 11वां हमने बता ही दिया, माता पिता का जो कर्तव्य है 86वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि आप 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आप स्कूल भेजिए। तो इस तरह से 11 कर्तव्य के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब हमें आगे इसे पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। देखते हैं इसमें क्या क्या है। हमारी मिलीजुली संस्कृति और समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये हमने बता दिया था। तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा? जो 6ठा नंबर पे जो मूल कर्तव्य था उसमें आपको मिल जाएगा मिलीजुली संस्कृति और इस सबको बढ़ावा देना। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में सम्मिलित है तो प्राकृतिक पर्यावरण और अच्छा, ये 8वें नंबर पर था। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना, ये भी सही है। अब देखिए नंबर याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है तो आप चाहे तो इसे एक बार याद कर लें सिस्टमेटिक रूप से, तो आप आंसर लगाने में आपको सुविधा होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य में सम्मिलित है तो देश की रक्षा करना, यह है राष्ट्र की सेवा करना, सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली महत्व को, ये सब हमने चर्चा कर लिया, ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य में सम्मिलित है वही मिश्रित संस्कृति को बढ़ावा देना और मनोदशा की खोज की भावना का विकास करना, सामूहिक रूप से विकास करना, यही सब चीज़ है।
भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य क्या है? वन प्राणियों का संरक्षण करना। तो ये जब 11 जो मूल कर्तव्य यदि उसे आप पढ़ लेते हैं तो ये पूरा आप क्वेश्चन को डील करने की स्थिति में होंगे। 51 क में लिखा हुआ है, भाग 4 क में वही सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। सब भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य है, 11 है मौलिक कर्तव्य। और भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है क्या? वही मूल कर्तव्य के बारे में। और 4A में क्या है? राष्ट्रीय ध्वज जो और जो सम्मान है, हमारा संविधान है, उसका पालन करना और उस जो धरोहर है उसको संरक्षित करना, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। भाग दो में नागरिकता का वर्णन है, भाग 3 में मूल अधिकार का और भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हमने पढ़ लिया था। जो पहला जो हमारा पार्ट था, पहला पार्ट जो इस घटना चक्र का था, उसमें हमने ये सारी चीज़ देख लिया था, नागरिकता, मूल अधिकार जो है, इस सब के बारे में। ठीक है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन क्या है? पहला कथन है और कारण दिया हुआ है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कारण क्या है? राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं, ये गलत है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, देखिए संघीय कार्यपालिका की जो मुखिया है वो राष्ट्रपति है, ये तो सही है। आर्टिकल, राष्ट्रपति आपको कहाँ मिलेंगे? आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 में आपको राष्ट्रपति मिलेंगे और वहाँ पे इन्हें संवैधानिक जो प्रधान है ये घोषित किया गया है। जो राष्ट्रपति होंगे वो हमारे संवैधानिक प्रधान हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं वो संविधान की ही शपथ लेते हैं और इसमें कहते हैं कि हम संविधान का रक्षण, परिरक्षण और संरक्षण करेंगे। ठीक है, तो संवैधानिक प्रधान कौन हुए? राष्ट्रपति हुए। ये आर्टिकल 52 के माध्यम से है और उनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है और ये गलत स्टेटमेंट है। भारत में यहाँ तक कि आप ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं वो नाम मात्र की शक्तियाँ हैं, वास्तविक शक्तियाँ किसके पास हैं? ये प्रधानमंत्री के पास है। ठीक है, ये हमारे गणराज्य प्रधान है, कौन? राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रधान है राष्ट्रपति, लेकिन उनकी शक्तियों की सीमाएं हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। हम डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनते, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, सांसद हो गए, विधायक हो गए, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। कथन और कारण दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कारण एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों तथा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मिलकर बनता है, ये सही स्टेटमेंट है। हमने अभी चर्चा किया था, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये स्टेटमेंट सही है। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली के द्वारा। और ये जो एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली है आपको कहाँ मिल जाएगा? आर्टिकल 55। ठीक है, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के जो संबंधित प्रावधान है किस तरह से होगा उसके बारे में व्याख्या करता है आर्टिकल 55। ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। देखिए आप 55 ऐसे भी देखें तो समान अनुपात मिलेगा, तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं 55। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। अर्थात मान लीजिए जैसे 3 कैंडिडेट हैं तो जो मैक्सिमम जो वोटिंग लाएंगे वो रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन यदि मान लिया इक्वल रह जाता है तो इनमें से मान लिया ये दो, इन दोनों में से जो ज़्यादा वोट लाएंगे उनको यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। फिर जब तक फाइनल नहीं होगा तो इस तरह से काउंटिंग होता रहेगा और किसी एक को फिर राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो इस तरह से पद्धति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, हमने चर्चा किया था। सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। और दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सही है। ओवरऑल जो टोटल एमपी जो निर्वाचित हैं और टोटल विधायक जो निर्वाचित हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, तो निर्वाचक मंडल के अपूर्व होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट और दिए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा। अब जैसे कोई राष्ट्रपति के उम्मीदवार का प्रस्ताव करता है तो कम से कम उन्हें 50 जो निर्वाचक हैं उनको लेकर जाना पड़ेगा, उनके समर्थक को लेकर जाना पड़ेगा, मतलब उनका समर्थन चाहिए। आगे देखते हैं,
राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य हो। देखिए, अब जैसे बिहार में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद से निर्वाचित हैं तो ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में शामिल नहीं हो सकते। जो निर्वाचित होगा वही शामिल हो सकता है, अर्थात जो विधानसभा में है वो निर्वाचित राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होंगे, विधान परिषद वाले नहीं होंगे। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या के तात्पर्य है 1971 की जनगणना। ये देखिए, ये पूरी ही जो प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, वो यहाँ पे वर्णन किया हुआ है कि किस तरह से वोट की संख्या जो है निर्धारित होती है। जैसे राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या, राज्य के विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की वोटों की संख्या, मान लिया बिहार में जैसे 40 विधायक हैं तो उनके एक विधायक के निर्वाचित वोटों की संख्या, ठीक है, उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाएगा? मान लिया बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ है और टोटल विधायक मान लिया इतने हैं, चलिए इसे कैलकुलेट ही कर लेते हैं। मान लिया 10 करोड़ जनसंख्या है और वहाँ पे जो एमएलए हैं टोटल कितना है? 243 है। ठीक है, तो इस तरह से जो डिवीजन देने के बाद जो भी आएगा वो एक विधायक का वोट काउंट होगा। तो वही दिया हुआ है यहाँ पर, उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर, और इसे भागफल जो भी आएगा उसको 1000 से गुना कर देंगे तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि इस एक विधायक का आपको मत मिल जाएगा, कि एक विधायक का जो आंकड़ा है वो मिल जाएगा कि इनके पास कितना मत है। ठीक है, और ये जो आधार है 1971 की जो जनगणना है उसके आधार पर बनाया गया है। ठीक है, तो 1971 में जो भी जनसंख्या रहा होगा किसी स्टेट का, वहाँ से काउंट होगा, ना कि 2011 या 21 का तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो 2011 जैसे 2011 के हिसाब से बिहार की जनसंख्या 10-11 करोड़ के आसपास थी। ठीक है, लेकिन जो काउंटिंग होगा वो 1971 के को आधार बनाकर उसमें जो जनसंख्या के उसके आधार पर यहाँ पे एमएलए की जो वोटिंग है वो काउंट होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है, तो राष्ट्रपति का उम्मीदवार के लिए 35 वर्ष होना जरूरी है और सांसद जो मतलब एक एमपी बनने के लिए योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो। ठीक है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। सही है, एक सांसद राष्ट्रपति बन सकता है या जो विधायक है वो राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के साथ ही उसको अपनी विधायकी या सांसदी को छोड़ना पड़ेगा। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है आर्टिकल 57। पुनः निर्वाचन की योग्यताएं को निर्धारित करता कौन? आर्टिकल 57। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई विवाद हो तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास वो विवाद जाएगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। पद ग्रहण करने के दिन से राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है आर्टिकल 61 के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलाया जाएगा? आर्टिकल 61 के माध्यम से। राष्ट्रपति पर, और इसका आधार क्या है? संवैधानिक विफलता। ठीक है, संवैधानिक विफलता, या कह सकते हैं कि संविधान का जो प्रावधान है उसका उल्लंघन करने पे इनके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। और महाभियोग चलाने पर मान लिया किसी राष्ट्रपति जो है उनके ऊपर महाभियोग चलाना है तो उनको 14 दिन पहले लिखित में सूचना देना पड़ेगा राष्ट्रपति महोदय को, और उस पे सदन का, जिस सदन में मतलब ये शुरू हुआ है तो उस सदन का 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, तो ये एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है जो है महाभियोग का। तो देखते हैं यदि क्वेश्चन में मिलता है आगे पढ़ने में तो ठीक है, नहीं तो हम इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेंगे आगे। ठीक है, इसमें देखते हैं आगे क्या क्या है क्वेश्चन में। कहाँ गया क्वेश्चन हमारा? हाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के माध्यम से। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा। देखिए, कोई भी सदन जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। 14 दिन पहले उनको सूचना देना पड़ेगा कि आप पे महाभियोग लगाया जा रहा है, और उस पर
1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होगा, ठीक है। और संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश हुआ है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, संसद का उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश हुआ, उस पर 2/3 सदस्य जो है, 2/3 सदस्य यदि पारित कर देते हैं उस प्रस्ताव को, तो दूसरे सदन में जाएगा, ठीक है। 14 दिन पहले उनको बताना पड़ेगा, उस पर 1/4, जिस सदन में ये पारित किया गया वहाँ पे 1/4 लोगों का हस्ताक्षर होगा, ठीक है। और वहाँ से 2/3 से वो पारित होगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, वहाँ पर दूसरा सदन उस पर जांच करेगा, और 2/3 बहुमत से यदि वो भी पारित कर देता है तो समझ लीजिए कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लग गया और उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। अभी तक ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत के किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण नहीं है राज्य की विधानसभाएं। देखिए, जो महाभियोग है, महाभियोग में कौन आया, दोनों सदन आए, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ विधानसभा नहीं आ पाएगा। लेकिन विधानसभा जो है निर्वाचन में तो भाग लेता है, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेगा। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया, इसको बोल सकते हैं। ये न्यायिक नहीं है, जुडिशियल नहीं है, बल्कि ये क्वासी जुडिशियल ये माना जाएगा। आगे देखते हैं। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाले रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य होना चाहिए। 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति के पद का रिक्ति हो गया तो 6 महीने के अंदर उसकी पूर्ति होनी चाहिए। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीना में तो फिर इलेक्शन होकर राष्ट्रपति बन जाएंगे। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, तो मुख्य न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में रहेंगे। भारत का कार्यपाल का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। भारत के कार्यपाल का शक्तियाँ किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, और आर्टिकल 53 के तहत। देखिए, संवैधानिक प्रधान हैं राष्ट्रपति, हमारे संवैधानिक प्रधान हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 52 में, और वो कार्यपाल का प्रधान है, अर्थात सर्वोच्च कार्यपालिका है राष्ट्रपति, वो लिखा हुआ है आर्टिकल 53 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कथन और कारण दिया हुआ है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है, ये सही है। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, कार्यपालिका शक्तियां सरकार के व्यवसाय चलाने से संबंधित है, ये तो सही है। शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, कार्यपालिका शक्ति हमने देखा था 53 में राष्ट्रपति के अंदर निहित है। क्या ये कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने के लिए है, तो सरकार का जो कर्तव्य है वो तो है, तो इस तरह से दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सही कथन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही है। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के सदन का सदस्य हो, ये भी सही है। प्रधानमंत्री बिना किसी संसद सदस्य के वो बन सकते हैं, लेकिन उन्हें 6 महीना के अंदर उनको किसी भी सदन का उनको सदस्य बनना पड़ेगा, आइदर लोकसभा या राज्यसभा। जैसे मनमोहन सिंह थे जो राज्यसभा के सदस्य रहे, ठीक है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है 44वां संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया है 44वां संविधान संशोधन 1978। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 42 था 1976, जिसमें राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कि आप मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे, खुद से कोई कार्य नहीं करेंगे। तो मंत्रिपरिषद जब सलाह देगा राष्ट्रपति को कि आप भंग कीजिए, तभी जो है लोकसभा भंग हो सकता है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। देखिए, संयुक्त बैठक बुलाना है तो राष्ट्रपति आहूत करेंगे, राष्ट्रपति बुलाएंगे आर्टिकल 108 के तहत। लेकिन जो संयुक्त बैठक होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ये बेसिकली ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है।
जो संयुक्त बैठक बुलाते हैं, कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथन सही है, वह संसद का एक संघटक भाग है, ये सही है। संसद कैसे निर्माण होता है? संसद में 3 पार्टी शामिल है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथन सही है, वह संसद का एक संघटक भाग है, बिल्कुल है। इस तरह से राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो राष्ट्रपति तो संसद के भाग हैं। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं, ये भी सही है। वे किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकते हैं? ये अध्यादेश लागू कर सकते हैं आर्टिकल 123 के तहत। आर्टिकल 123 के तहत ये अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक था। डाकघर संशोधन विधेयक आई थिंक ज्ञानी जैल से थे। वो जब विधेयक लाया गया तो इसे बोला जाता है पॉकेट वीटो। एक तरह से वो अपने पास रखे रह गए और आगे फॉरवर्ड नहीं किए। ठीक है, ये 1985 का मामला था शायद, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक था। ये एक राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संगठित शब्दावली में जेबी, पॉकेट वीटो यही है, ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, ये आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी सहमति को रोक सकते हैं, आर्टिकल 111 के तहत। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति रोक सकते हैं आर्टिकल 111 के तहत। राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना और संसद को संदेश भेजना। राष्ट्रपति की ये विवेकी शक्ति है कि किसी जो विधेयक की है उसमें यदि आपत्ति है तो आपत्ति सहित उसको भेज सकते हैं, और चाहे तो विधेयक को रोक कर रख सकते हैं, तभी तो जेबी वीटो आया, और संसद को संदेश भेज सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, विधेयकों की स्वीकृति देना। देखिए, ये क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, विधेयकों को स्वीकृति देने पर राष्ट्रपति, अब जैसे कोई जो संसद है, संसद कोई विधेयक पारित करती है, राष्ट्रपति के पास उसकी अनुमति के लिए भेजते हैं, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देते हैं। इस पे मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, ये विधेयकों की स्वीकृति देने के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधार पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी। अनुच्छेद 103 के तहत, 123 के तहत ये अध्यादेश हमने चर्चा किया था 1, 2, 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 1, 2, 3 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद रखा जाना आवश्यक है 6 सप्ताह तक। देखिए, राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी किया, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद रखा जाना आवश्यक है 6 सप्ताह तक। ठीक है, 6 सप्ताह तक। कहने का अर्थ वो हुआ कि मान लिया राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी किया था 1, 2, 3 के तहत, अब संसद का सत्र शुरू हो गया तो उसको 6 सप्ताह अर्थात 42 दिन के अंदर उसको आप उसे पार्लियामेंट के सामने पेश कीजिए। ठीक है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा, एब्सोल्यूट माना जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है वित्त आयोग के अध्यक्ष की, हर एक 5वें वर्ष नियुक्ति की जाती है, और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की, अर्थात जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है उनके। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसका, महान्यायवादी का, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, राज्य के राज्यपाल का। भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री का, राज्यपाल का, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद करता है, अनुच्छेद 160 के तहत। देखिए क्या कह रहा है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों हेतु निर्वहन बंद करता है, आर्टिकल 160 के तहत। देखिए 155 से आपको यहाँ से राज्यपाल शुरू हो जाएगा, तो ऑप्शन में आप
यहाँ पे 160 लगा सकते थे। उस हिसाब से आप देख लीजिए कि कहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारत जो मुख्यमंत्री होते हैं स्टेट के, क्या उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? तो नहीं, राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति चाहें तो इसका उपयोग करते हुए जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश से, मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श कर सकते हैं किसी मुद्दे के ऊपर। आर्टिकल 143 ऐसा बोलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही नहीं है, तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में सही नहीं है, तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय, हाँ देखें, ये जो परामर्श सर्वोच्च न्यायालय से के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश से ले रहे हैं राष्ट्रपति, तो ये जरूरी नहीं है कि वो उस सलाह को माने। सलाह है, सलाह आप मांग सकते हैं, लेकिन उसे माने ये जरूरी नहीं है। ठीक है, संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति निहित है संसद के दोनों सदनों। अच्छा, ये क्वेश्चन है। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, तो संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजने का जो है राष्ट्रपति को शक्ति नहीं है। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, यह जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त नहीं है। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति, हाँ ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है, एक न्यायिक शक्ति है। जैसे मृत्युदंड की जो है उसे राष्ट्रपति या तो उसका प्रविलंबन कर सकते हैं या परिहार कर सकते हैं या उसका लघुकरण कर सकते हैं। ठीक है, और उस पर विराम भी दे सकते हैं। ये राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति है और ये न्यायिक शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति कहाँ से मिल रहा है? क्योंकि ये संविधान के प्रमुख हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त हो जाता है। भारत की राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति हो गया न्यायिक शक्ति। भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त प्राधिकार हैं, तो औपचारिक, स्टैट्यूटरी और विधिक, संवैधानिक और नाममात्र के सारे अधिकार आपको राष्ट्रपति के पास मिल जाएंगे। देखिए इनके पास यदि आप देखिए एक मुक्त रूप से, तो कई सारे अधिकार का वर्णन मिलेगा राष्ट्रपति के नाम से। जैसे नियुक्ति का अधिकार है, बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं उसकी नियुक्ति करते हैं, हमने चर्चा किया था। फिर विधायी शक्तियाँ, विधायियों के बारे में हमने चर्चा किया। इसके अलावा संसद सदस्यों का मनोनयन करते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। सैनिक शक्ति है, राजनीतिक शक्ति है, वो सैन्य प्रधान होते हैं। और क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन शक्तियाँ भी है। तो इस तरह से राष्ट्रपति के पास बृहद शक्तियाँ देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि संसद के पटल पर रखवाए संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, ये राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि ये इन सारी सिफारिशों और प्रतिवेदनों को पटल पर रखवाते हैं। वह संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति को नहीं है। तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु, अब देखिए, जो राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। धन विधेयक का चर्चा कहाँ पे मिलेगा? आर्टिकल 110 में, 110 में ये धन विधेयक मिलेगा। आपको संचित निधि से जो व्यय करने वाला विधेयक है वो आपको 117(3) में मिलेगा। ठीक है, और ठीक है 110 और 117(3). ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखते हैं, यदि कुछ मिलेगा तो चर्चा करेंगे उसके ऊपर। संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है कौन? राष्ट्रपति जो अभिभाषण देते हैं उसको कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। कथन और कारण दिया हुआ। भारत के राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। ये यहाँ भिन्न क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत में, और यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। जबकि ब्रिटेन में वहाँ पे चयन होता है, राजतंत्र, लोकतांत्रिक, वहाँ पर लोकतंत्र तो है जैसे, लेकिन वहाँ पे राजतंत्र आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ गणतंत्र है, वहाँ पे राजा या रानी सर्वोच्च पदाधिकारी हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश राजा से भिन्न हमारे हमारे राष्ट्रपति हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निर्वाचन हो रहा है, वहाँ पे चयन हो रहा है। कारण
भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, ये गलत स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। कथन और कारण दिया हुआ है, राष्ट्रपति संसद का भाग है, ये सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति जब उसकी स्वीकृति देंगे तभी वो कानून बन पाएगा। कथन और कारण दिया हुआ है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कारण क्या है? राष्ट्रपति सेनापति के जो प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र। ये क्या लिखा हुआ? ये गलत स्टेटमेंट है बिल्कुल। रक्षा बल का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति हैं, ये सही है। ये कारण क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ते हैं इसे। प्रधानमंत्री सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथे राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। और कई बार की जब ये राष्ट्रपति बने थे तो कई बार की मतगणना इनके करनी पड़ी थी, तो आप इसे याद कर सकते हैं, बार बार गिरे, ये बार बार गिरे थे और कई चक्र की गणना हुई थी इनके राष्ट्रपति बनने पर। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, 2 अवधि के लिए राष्ट्रपति रहे। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र नीलम संजीव रेड्डी जो हैं एकमात्र हैं जो सर्वसम्मति से चुने गए हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया हुआ है। फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल मिलेगा 74 से 77 के बीच में। नीलम संजीव रेड्डी 77 के बाद बने, 82 तक रहे। जाकिर हुसैन 67 से 69 के बीच में रहे और बेबी गिरी 69 से 74 के बीच में रहे बेबी गिरी। राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे। नीलम संजीव रेड्डी जो है उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे थे, ये ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उपराष्ट्रपति नहीं रहे, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गई, या फिर जो अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं राष्ट्रपति, वो कभी उपराष्ट्रपति नहीं रही थी। भारत के राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा कहा जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन को। भारत के राष्ट्रपतियों में से तो दार्शनिक राजा किनको कहा जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन को। भारत के राष्ट्रपतियों में से ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे बीबी गिरी। भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई APJ अब्दुल कलाम। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हिदायतुल्ला। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है तब फिर से पढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु 35 वर्ष होना चाहिए, तो ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। उपराष्ट्रपति भारत का सभापति बनता है, राष्ट्रसभापति। ठीक है। कथन और कारण याद कीजिए। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये सही है। राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, संविधान सर्वोच्च है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत के गणतंत्र राष्ट्रपति के रूप में ब्राह्मण थी। एक विधेयक जो संसद में प्रयुक्त किया जाता है और बाद में अधिनियम बन जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति को। वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह लागू होता है राष्ट्रपति के ऊपर। देखिए, प्रतिनिधित्व तो करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, उनकी शक्तियों का प्रयोग करता है प्रधानमंत्री। अर्थात सारे जो समझौते होते हैं राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, लेकिन करता कौन है? प्रधानमंत्री। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से बिहार के राज्यपाल रह चुके डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद, दोनों राज्यपाल रहे और दोनों राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था एडविन लुटियंस ने। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर ये उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। कथन कारण दिया हुआ, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हता रखता है, ये सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति से संबंधित सही कथन है तो किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। ये उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा सीधे चुनाव होता है। ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति द्वितीय सर्वोच्च पदाधिकारी है, पहला है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व नहीं है, ये भी सही है।
ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन कर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का निर्वहन करता है, ये सही है। राष्ट्रपति का पद त्याग, अधीनस्थ या मृत्यु के चलते राष्ट्रपति कार्य करता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट सही है। उपराष्ट्रपति अर्थात 4 स्टेटमेंट है, चारों ही सही है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा। राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर देगा उपराष्ट्रपति हटाने का, तो उपराष्ट्रपति हट जाएंगे। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा की होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है राज्यसभा। देखिए, उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा का सभापति होते हैं, लेकिन उसके सदस्य नहीं होते हैं। दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। एस राधाकृष्णन और बेबी ग्रे। मोहम्मद अंसारी 12वां उपराष्ट्रपति थे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद भारत के प्रधानमंत्री के विषय में सही है। मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में सही है, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का दार्शनिक वास्तविक नेता होता है, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री होता है, नियुक्त होता है। राष्ट्रपति का राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है, ये सही है। राष्ट्रपति या राज्यपाल को राजकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति दी गई है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए विवश नहीं कर सकता, ठीक है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना देना आवश्यक है, ये सही है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु यदि सिविल कार्यवाही करना है तो उनको 2 माह पहले लिखित में सूचना देना पड़ेगा। भारत का प्रधानमंत्री होता है मुख्य केंद्रीय सरकार का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 प्रदान करता है प्रधानमंत्री के दायित्वों का। 78 क्या करता है? प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख करता है। कैबिनेट में शामिल होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक प्रधानमंत्री के पास होता है। सही कथन है राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधाजनक किए जाने के लिए और मंत्रियों को उस कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, ये सही है। राष्ट्रपति जो है, जब आप देखते होंगे जब राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण करते हैं तो बोलते हैं मेरी सरकार, अर्थात मेरी सरकार में पूरा जो उनका मंत्रिपरिषद है वो है, और वो मंत्रियों को कार्यों का आवंटन करते हैं और वो उसकी जो मंत्रियों की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उस सदन का सदस्य तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं कर पाएगा, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर हो जाएंगे। और जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो लोकसभा में लाया जाता है, ना कि राज्यसभा में। भारतीय संविधान का प्रधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति करता है, अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का प्रधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अथवा पदच्युति को विवेचित करता है, अनुच्छेद जो 75 है। देखिए अनुच्छेद 75 में क्या लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। अभी जो है टोटल मंत्री हो सकते हैं मात्र 15% हो सकते हैं, ठीक है। 15% किसका? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% हो सकते हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद जो है आपको कहाँ पे मिलेगा? जैसे संविधान का अनुच्छेद जो 74 है, 74 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन करने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, तो जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो मंत्रिपरिषद और उसके प्रधान प्रधानमंत्री हैं, ये आपको आर्टिकल 74 से मिलेगा, और उनके मंत्री या मंत्रिपरिषद का जो पूरा विवरण है उनके कार्यों का वो आपको आर्टिकल 75 में मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का सदस्य। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान भी होता है प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि संसद के किसी सदन का सदस्य हो, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको सदस्य बनना पड़ेगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 25 वर्ष, अर्थात लोकसभा का जो सदस्य बन सकता है वो 25 वर्ष है। तो किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। राज्यसभा का जो सदस्यता है सदन का वो 30 वर्ष है, लेकिन लोकसभा का है 25 वर्ष। तो कोई व्यक्ति 25 वर्ष में यदि लोकसभा का सदन का सदस्य बन जाता है तो प्रधानमंत्री बन सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। उप प्रधानमंत्री संविधान में कहीं उल्लिखित नहीं है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह सही है। भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों के चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 महीना तक।
भारत की संसद के संबंध में सही कथन है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, ये सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये सही है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त होना चाहिए, लोकसभा में विश्वास मत होना चाहिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और 75(3) के अनुसार। लोकसभा 75(3) में लिखा हुआ है जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यही हमारा संसदीय जो विशेषता है वो भी दिखाता है 75(3). ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत सही स्थिति है राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार का बनाने तक अपना पदभार का निर्वहन करेगी। आगे देखते हैं सही कथन है संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है। जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, ये अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है लेकिन परिपाटी यह है कि यदि प्रधानमंत्री निम्न सदन अर्थात लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है स्पीकर की। ठीक है। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने पद त्याग के विषय में लोकसभा में वक्तव्य देना है तो स्पीकर से अनुमति लेना पड़ेगा। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य कितना चाहिए 50। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कम से कम 50 सदस्यों का उस पर समर्थन होना जरूरी है। अगला देखते हैं भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही कथन है। तो भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, ये सही है। कहीं भी संविधान में आपको अविश्वास प्रस्ताव नहीं मिलेगा। अविश्वास प्रस्ताव केवल ये एक परिपाटी है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, सही है। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय संसद करता है कि लाभ के पद में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी नहीं आएंगी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन कार्य करते हैं, ये सही है। उत्तर प्रदेश के नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने कैलाशनाथ काटजू जो थे नेहरू के कैबिनेट में थे और पहले नेहरू के कैबिनेट में गृह मंत्री थे और बाद में रक्षा मंत्री बने कैलाशनाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर सन्मुख शेट्टी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया और 1949 में उनके स्थान पर जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है। सन्मुख शेट्टी थे वित्त मंत्री जिन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। ठीक है। और बजट 1949 में उनके स्थान पर जॉन मथाई आए और वो वित्त मंत्री नियुक्त हुए। आगे देखते हैं भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर थे। भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है, बजट शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। बजट के हम लोग उससे शॉर्ट में बोलते हैं बजट, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112। आगे देखते हैं भारत के 12वें प्रधानमंत्री देवगौड़ा थे, हटाइए इसको। विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये टाइमिंग दिया हुआ है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार आप मिलाना चाहें तो इसके देख लीजिए। विश्वनाथ प्रताप जो हैं ये रहे थे 89, विश्वनाथ प्रताप जो थे 89 के आसपास रहे थे, 89 से 90, और ये कभी लोकसभा में विश्वास हासिल नहीं कर पाए थे। विश्वनाथ प्रताप विश्वास हासिल नहीं कर पाए थे। चंद्रशेखर रहे 90 से 91 के बीच में, देवगौड़ा रहे 96 से 97। ये जो गठबंधन की सरकार बन रही थी और तो इसमें बहुत सारी पार्टियां मिलकर सरकार बना रही थी। ये हमारा डेमोक्रेसी के संक्रमण का दौर चल रहा था एक तरह से। इंद्र कुमार गुजराल 97-98 के बीच में रहे। वाजपेयी जी रहे 98 से 2004 के बीच में। उल्लेखनीय है कि वाजपेयी जी का प्रधानमंत्री पद पर इस कार्यकाल इस प्रकार रहा। 1996 से 16 मई
1996 से 1 जून 1996 तक रहे, फिर 19 मार्च से 26 अप्रैल तक रहे, 13 अक्टूबर से इस तरह से 2004 तक रहे। ठीक है, ये 96 में रहे, 98 में रहे और 2004 में रहे। वाजपेयी जी के बारे में लिखा हुआ है। एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए कौन? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। अब मोदी जी का नाम भी ले सकते हैं, एक बार से अधिक नियुक्त हुए। भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी बाहर में। आगे देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किस राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? चंद्रशेखर मुख्यमंत्री नहीं रहे। भारत के प्रधानमंत्री में से अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं है। चौधरी चरण सिंह कभी भी संसद में चरण नहीं रखे। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह कभी लोकसभा में जो है संसद में चरण नहीं रखे, मतलब संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, आर्टिकल 352। ये आपातकालीन जो उपबंध है वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगा। मंत्रिमंडल शब्द एक ही जगह यूज हुआ है, आर्टिकल 352। भारत में केंद्रीय मंत्री रहे बीपी सिंह, आर वेंकटरमन, वाई चौहान, प्रणब मुखर्जी। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की जो आर्थिक नीति आई थी 1991 में आई थी और पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनमोहन सिंह के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्या है? वित्त मंत्री भी रहे थे, गवर्नर रहे थे और IMF में प्रतिनिधि रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण दिया हुआ है। मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, ये सही है। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, ये भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है कि जो मंत्री नीति बनाते हैं और लोकसभा उनका क्रियान्वयन करते हैं, उसका कारण यह है कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, ये गलत है। उत्तरदायित्व का सिद्धांत तो काम करता है, लेकिन वो जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, आगे देखते हैं। कथन और कारण दिया, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है, ये गलत है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कारण, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने के लिए पात्रता रखते हैं, ये तो सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है। आगे देखते हैं, किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, बिल्कुल सही है। वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, ये कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, ये भी सही है, लेकिन जो स्पष्टीकरण है वो सही नहीं है। आगे देखते हैं, संविधान संशोधनों में से एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। हमने जो चर्चा किया था कि 15% से अधिक लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक जो है मंत्री नहीं रह सकते। ये कब आया था? 91 संविधान संशोधन था, उसके माध्यम से ये चीज़ आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में सही है, तो 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। ठीक है, आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। श्वेत पत्र जो है भारत का जो आधिकारिक दस्तावेज है उसे बोला जाता है श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न आए या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। ये आर्टिकल 257 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस तरह से कार्य करे कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उस पर कोई अड़चन ना आए, उसमें कोई बाधा ना आए। आगे देखते हैं, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आधारित था गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आधारित था गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर। मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं, तो मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है, ये सही है। मंत्रिमंडलीय सचिवालय क्या करता है कि मंत्रिमंडल के बैठकों की सूची तैयार करता है और मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करता है। अब देखिए, ये सुमिलित करना है। जवाहरलाल नेहरू का संबंध है शांतिवन से, यहाँ पे इनकी समाधि है। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट और इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। आगे जय विज्ञान जोड़ा वाजपेयी जी ने। ठीक है, अब जय अनुसंधान जोड़ा है प्रधानमंत्री मोदी ने, जय अनुसंधान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे हम यहीं तक रखते हैं। आगे हम फिर जो अगला पार्ट होगा उसमें हम महान्यायवादी और जो CAG है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय